अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आप लोगों को सबसे पहले हमारी निखारी टीम की जानिब से सबको रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारक हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे नसीब में ये वही ना करें और खैर खैरियत से गुज़ार दें, हम सब की दिली मुरादों को पूरा करें, हमारी इबादतों और रियाज़तों को कबूल मंज़ूर फरमाएँ। आमीन। तो आज चूँकि पहला रमज़ान है और अभी किसी की कुछ रूटीन शेयर हुई है, किसी की नहीं हुई, कभी तो बनना स्टार्ट हुई है। तो देखते हैं कि कैसे-कैसे नॉवेल्स हम लोग पोस्ट करते हैं, किस तरीके से होते हैं, कैसे करते हैं। फ़िलहाल तो एपिसोड है यार को हमने जा बजा देखा, सेकंड लास्ट। ये थोड़ी-सी लंबी हो रही थी वीडियो के लिए, तो इसको थोड़ा-सा फिर मैंने कट करके 2 हिस्सों में करना पड़ा क्योंकि ऐसे आपको पता है रोज़े की हालत में बोलना फिर मुश्किल हो जाता है और फिर आगे नहीं बढ़ पाते। चले ख़ैर जिसको सुनना है वो सुन सकता है, जिसको नहीं सुनना वो म्यूट कर दे और इस नॉवेल को आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। पढ़ने में कोई दिक्कत हो ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर लें और पॉज़ वीडियो को कर लें और साथ-साथ में पढ़ना शुरू कर दें। आंटी मैं भी चलूँ आपके साथ? वो चारों इस वक़्त नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। जवेरिया बेगम रात को यदन से मिलकर वापस आ गई थीं। उन्होंने एक नज़र इसके मासूम से चेहरे को देखा, फिर मुस्कुराकर सर इस बात में हिला गईं। हाँ बेटा, ज़रूर मिलना। शाम को वो डिस्चार्ज होकर घर आ जाएगी, फिर सब मिलने चलेंगे। इसका गाल टपक कर वो बोली तो नाश्ते की तरफ मतवज्जा हो गई। दिल पर एक अजीब सी बेचैनी सवार थी। कल से बालाज की जानिब से कोई खबर नहीं आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे अपनी इस उलझन को शेयर करे। जुल्फ़िकार, कोई खबर आई बालाज की तरफ से? उसके दिल में दबा सवाल जवेरिया बेगम के लबों पर आ गया था। नहीं, अब तक कोई अपडेट नहीं आई मगर इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, दुआ करो। वो नैपकिन से हाथ साफ करते उठ खड़े हुए थे। दानैन का दिल एकदम ही हर चीज़ से उचाट हो गया था। वो भी टेबल से उठ खड़ी हुई। दानैन, रात को भाई से बात हुई थी तुम्हारी? कुछ बताया उन्होंने? रुतबा की आवाज़ पर उसने चौंक कर उसे देखा फिर नफ़ी में सर हिला दी। आंटी का मोबाइल ऑफ जा रहा था इसलिए कॉल की थी। बस दुआ करने को कहा था। लब काटते आहिस्तगी से बोली। जवेरिया बेगम के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई थी क्योंकि इनका मोबाइल सारा वक्त ऑन था और बालाज ने निकलने से पहले इन्हें खुदा हाफिज भी किया था। क्या? कौन से हॉस्पिटल? ओके ओके, हम पहुंच रहे हैं। जुल्फ़िकार साहब की फिक्रमंद आवाज़ पर तीनों ने चौंक कर इन्हें देखा जो मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे। क्या बात है जुल्फ़िकार, सब खैरियत तो है ना? जवेरिया बेगम घबरा कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। बालाज को सिवियर इंजरीज आई हैं, आईसीयू में है। फ़ोन काट कर सबसे सुर्खाती होती आंखों से उन्हें देखा और जवेरिया बेगम एकदम से लड़खड़ा गई थी। रुदाबा ने फ़ौरन इन्हें थाम लिया। प्लीज़ मॉम, संभाले खुद को। इंशाल्लाह भाई ठीक हो जाएंगे, नम लहजे में बोली, जबकि दनायन अपनी जगह पर साकत से खड़ी खाली खाली नजरों से इन लोगों को देख रही थी। जुल्फ़िकार, मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलें, प्लीज़। वो रोते हुए बोली। वो माँ थी, उस जवान की जो वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगाया था। हाँ चलो बाहर जल्दी आओ। वो सर हिलाते उछलत में बाहर निकल गए। रुदाबा और जवेरिया बेगम भी बाहर की जाने बढ़ी थी मगर दानैन को अपनी जगह खड़ा देखकर रुक गई। दानैन, तुम नहीं चल रही भाई के पास? रुदाबा ने मुड़कर उसे देखा जो साकत खड़ी डबडबाई आंखों से उसे देख रही थी। फिर नफी में सर हिलाती कदम पीछे हटी और मुड़कर तेजी से सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। ये वक्त बहुत मुश्किल है रुदाबा इसके लिए। जवेरिया बेगम ने नम आँखों से उसे ऊपर जाते हुए देखा। इसका हाल वो अच्छे से जानती थी कि क्या बीत रही होगी उस पर और फिर रुदाबा के साथ बाहर की जानिब बढ़ गई। मेजर बालाज और कैप्टन चुने जब कोठी के दूसरे हिस्से में पहुंचे, एक पल के लिए दंग रह गए। वहां जैसे क़यामत का मंजर था, हर तरफ से आग के शोले भड़क रहे थे। सारम और लड़कियां कहाँ हैं? शोलों पर नजर डालता हुआ वो चीखा। सर मेजर सारम और 2 लड़कियां अंदर हैं। हमारी टीम अंदर जाने की कोशिश कर रही है। लड़कियों को जहाँ कैद किया गया है वहाँ पहले से ही केरोसिन छिड़का हुआ था जिसकी वजह से ये आग लगी है।
कैप्टन बासत तेज़ी से इसके करीब आया। बाकी फ़ौजी आग बुझाने में मसरूफ़ अमल थे। अभी इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी जब अलाश तेज़ी से आग में झुलसते हालनुमा कमरे की तरफ बढ़ गया था। पीछे से इसके साथियों की आवाज़ें आ रही थीं, मगर इस वक़्त ज़हन में सारम और वो मासूम लड़कियाँ थीं। एक कमरे के दरवाज़े को लात मारकर खोला, तो अंदर किसी की चीखों की आवाज़ें गूंज रही थीं। वो खाँसता हुआ अंदर दाखिल हुआ। दूसरी जानब से चेहरे और कपड़ों पर जगह-जगह कालक लगा सारम बेहोश लड़की को लेकर आ रहा था। सारम! वो तेज़ी से इसके करीब आया। "मलाज, वहाँ एक बच्ची है, इसे बचा, वो मर जाएगी।" वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। "तो बाहर निकल, मैं ला रहा हूँ उसे।" इसकी पीठ थपक कर तेज़ी से उस कमरे की जानिब बढ़ा। चारों जानब धुआँ और शोले थे। "बचाओ!" उसने आवाज़ के ताक़ुब में देखा तो एक 13-14 साला मासूम बच्ची बेड की साइड टेबल के पीछे छुपी छोटा-सा डंडा पकड़े रो रही थी। "अंकल, मुझे बचा लें।" रोते हुए उसने उसे पुकारा तो दोनों के बीच चलता हुआ अलमारी का दरवाज़ा हायल था। "मैं आ रहा हूँ बेटा, डोंट वरी।" उसे तसल्ली देता इधर-उधर देखकर कोई चीज़ ढूँढने लगा। बेड की चादर खींचकर उतारी और जंप लगाता इस तक आया और चादर में इसके पूरे वजूद को छुपा दिया। कुछ भी हो जाए, आपने आँखें नहीं खोलनी, ओके? उसे प्यार से समझाकर गोद में उठाता बाहर की जानब बढ़ने लगा। जब एक कमरे का अलमारी का दूसरा दरवाज़ा भी टूटकर गिरा था और वो एकदम पीछे हुआ और पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर लात रसीद की, वो घसीटता हुआ दूर जा गिरा था। पलाश तेज़ी से बाहर निकला। धुएँ की वजह से आँखों में जलन शुरू हो गई थी। धुंधलाई नज़रों से हाल के दरवाजे तक पहुँचने ही वाला था जब एक मज़बूत पिलर इसके कंधों पर गिरा था। आह! पूरे वजूद में दर्द की एक तेज़ लहर उठी थी। तबों को सख्ती से आपस में भींचा। इसकी दर्द भरी कराह पर सारंग समेत बाकी साथी भी हाल में पहुँच गए थे। "बालाज!" तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ा और बच्ची को उससे लेकर बाकी साथियों ने पिलर इसकी पुश्त से हटाया, मगर इसी पर वो धड़ाम से मुँह के बल ज़मीन बोस हो गया था। "सारंग, कैसे हुआ ये सब?" ज़ुल्फ़िकार साहब तेज़ी से इसकी जानिब बढ़े। वो अभी हॉस्टल पहुँचे थे। सारंग भी अपनी ड्रेसिंग करवाकर फारिया के साथ ही बैठा था। लड़कियों को रेस्क्यू करते हुए पलाश के कंधों पर पिलर आ गिरा था, मगर डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इन्हें तसल्ली देता हुआ बोला। जवेरिया बेगम एक बार फिर से रो पड़ी थी। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। आईसीयू के दरवाजे को देखती फूट-फूट कर वो रो पड़ी थी। रुदापा भी माँ की हालत देखकर रो पड़ी थी। संभालो जवेरिया, खुद को तुम संभालो। एक फौजी की माँ हो, तुम्हें हर खबर के लिए पहले से खुद को तैयार रखना चाहिए, ना कि तुम ऐसा बिहेव करो। इसके बराबर में बैठते हुए मजबूत लहजे में बोले थे, मगर वो ममता के दिल को कैसे समझाते। इसी वक्त आईसीयू का दरवाज़ा खुला था और वो सब तेज़ी से डॉक्टर की जानिब बढ़े थे। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? जुल्फ़िकार साहब ने बेताबी से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेजर इलाज इज़ फाइन नाउ। कुछ घंटों में इन्हें होश आ जाएगा तो हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। इनके कंधे इंजर्ड हुए हैं। इंशाल्लाह जो चंद दिन में हील अप हो जाएंगे। डॉक्टर ने मुस्कुराकर खुशखबरी दी और नर्स को लेकर आगे की जानिब बढ़ गए। सबने नम आँखों से अपने रब का शुक्र अदा किया था, जिसने बगैर किसी नुकसान के इनकी बेटी की जान बचाई थी। वो चाहे नमाज पर बैठी सिसक रही थी, अपने रब से उस शख्स की भीख मांग रही थी जिंदगी की, जो कभी उसके लिए नापसंदीदा लोगों में शुमार हुआ करता था। मगर अब भरे हजूम में बस वही एक था जो दिल के करीब था, जिसकी मोहब्बत में दानैन हसन तड़प रही थी, रब से उसकी जिंदगी मांग रही थी। अब तक कोई खबर नहीं आई थी और यही खौफ उसे दर्द की सूली पर चढ़ाए हुए था। या अल्लाह पाक, इस शख्स को ज़िंदगी दे दे। मेरे रब, इससे बहुत सी ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं। प्लीज़ मेरे मालिक, इसके हर दर्द को राहत दे दे। सजदे में गिरे अपने रब से लो लगाई हुई थी जब ये कमरे में इसके मोबाइल की आवाज़ गूंजी थी। वो चौंक कर उठी और बेताबी से फ़ोन की जानिब बढ़ी। रुताबा कॉलिंग देखकर दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। या अल्लाह रहम करियो। तुरंत दिल के साथ कॉल रिसीव की। हेलो, हेलो नैनी मेरी जान, बालाज भाई की जान खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स कह रहे थे थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। इसकी ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ स्पीकर में गूंजी तो दानोइन को लगा कि किसी ने कफ से ज़्यादा कमरे की बंद खिड़कियाँ खोल दी हों। उसने बेख्तियार अपने रब का शुक्र अदा किया था। तुम आ रही हो? इसके सवाल पर लब काटने लगी। अभी तो इन्हें होश भी नहीं आया और तुम सब भी अभी वहीं हो। मैं क्या करूँगी? बेडशीट का डिज़ाइन खरोचते हुए आहिस्ता से बोली। चलो ठीक है, फिर तुम भी रेस्ट करो। अल्लाह हाफ़िज़। उसे खुदा हाफ़िज़ करती कॉल कट कर गई और लबों पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी,
موبائل سائڈ پر رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی، اسے ابھی شکرانے کے نفل بھی پڑھنے تھے۔ کبھی یوں ملے، کوئی مصلحت، کوئی خوف دل سرا نہ ہو، مجھے اپنی کوئی خبر نہ ہو، تجھے اپنا کوئی پتہ نہ ہو۔ کبھی دھوپ دے، کبھی بدلیاں، دل و جان سے دونوں کا بغل ہے، مگر اس محل میں نہ قید کر جہاں زندگی کی ہوا نہ ہو۔ وہ ہزار باغوں کا باغ ہو تیری برکتوں کی بہار سے، جہاں کوئی شاخ ہری نہ ہو، جہاں کوئی پھول کھلا نہ ہو۔ تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح سے نواز دے، یوں دعائیں میری قبول ہوں، میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو۔ کبھی ہم بھی اس کی قریب تھے، دل و جان سے بڑھ کر عزیز تھے، مگر آج ایسے ملا ہے وہ، کبھی پہلے جیسے ملا نہ ہو۔ اس کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر سامنے دماسک کا دوپٹہ باندھے ورد کرتی جویریاں بیگم پر پڑی تھی۔ پالاج، میری جان، وہ آنکھیں کھولتا دیکھ کر فوراً قریب آ گئی۔ موم، ہلکا سا مسکرا کر نیوا آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میرا شیر دل بیٹا، اس کا ماتھا چوم کر وہ پیار سے بولی۔ رتابہ اور ذوالفقار صاحب اسی وقت کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ بھائی، وہ تیزی سے اس کے قریب آئی تھی۔ آرام سے رودی، ذوالفقار صاحب ہنس کر بولے جو پرشور انداز میں اس کے گلے لگ گئی تھی۔ آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا ہم سب کو، پتہ ہے کتنی کیلوریز برن ہو گئی ہیں آج آپ کے چکر میں پوری فیملی کی۔ الگ ہوتے ہوئے وہ گھور کر بولے، کیوں ماما اس نے کھانا نہیں کھایا کیا آج؟ شرارت سے وہ ماں سے پوچھا، کھانا؟ آپ کھانے کی بات کر رہے ہو؟ ہم سب نے پورے دن آنسوؤں پر گزارا کیا، اور اپنی اماں جان کا تو پوچھے ہی مت، ایک تالاب تو بنا ہی دیتی ہیں آج آپ کے نام کا۔ صدمے سے بولتی ماں کی پہنچ سے دور ہوئی جو اسے گھور رہی تھی، جبکہ باپ بیٹا ہنس رہے تھے۔ میرا بہادر جواب، ذوالفقار صاحب نے محبت سے اس کے بادے پر بوسہ دیا۔ آج اس کے بیٹے نے ان کا سینہ فخر سے مزید چوڑا کر دیا تھا، جبکہ فارغ اور سارم بھی روم میں داخل ہوئے تھے۔ او بھائی، یہاں تو بیک گراؤنڈ میوزک کی دیر ہے بس۔ سارم نے اس ایموشنل سین کو دیکھ کر چھیڑا تو سبھی ہنس پڑے۔ تمام افراد موجود تھے سوائے اس کے، جس کا بھلا ذوالفقار کو شدت سے انتظار تھا، مگر اس نے نہ آنا تھا، نہ آئی۔ کافی دیر باتوں کی محفل کے بعد سارم نے سب کو زبردستی گھر بھیج دیا تھا، کیونکہ سبھی پورے دن کے نڈھال تھے۔ کیا بات ہے، تو کیسے الو کی طرح چھت گھور رہا ہے؟ اسے کسی سوچ میں گم پا کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ پتہ نہیں، میس میں ہے شاید، ویسے بھی ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا موبائل از ناٹ الاؤڈ۔ اس نے فوراً ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ اچھا، اپنا دے۔ کیوں بھائی، میں کیوں دوں؟ میری منگیتر میری کال کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ مزے سے بولتا جا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ فون کیوں مانگ رہا ہے۔ تو دے رہا یا میں اٹھوں؟ اسے گھورتا دانت پیس کر بولا۔ اچھا بتا کیا کرے گا فون کا؟ بالکل انجان بنتا معصومیت سے بولا، اور پلیز انسان، وہ تیری ایک عدد جو بھابھی ہے نا، اسے یاد دلانا ہے کہ میں مرا نہیں ہوں ابھی۔ تب کر وہ زور سے بولا تو وہ ایک دم گڑبڑاتا قریب آ گیا۔ مر کیوں رہا ہے؟ لے بات کر، میں ذرا کافی لے کر آؤں نیچے سے۔ اس کے پیٹ پر موبائل رکھتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ بالاج نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور اس کا نمبر ملا گیا۔ دوسری جانب بس رنگنگ ہو رہی تھی جو اس کا صبر مزید آزما رہی تھی، مگر دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ ہیلو۔ اس کی نیند بھری خمار آلود آواز نے بالاج ذوالفقار کے دل کے مزید بے قرار کر دیا تھا۔ کچھ احساس ہے؟ شوہر ہاسپٹل میں پڑا اور تم نیندیں پوری کر رہی ہو؟ اس کی تپی ہوئی آواز پر دانیل حسن کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ کون؟ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی۔ جس کی نیندیں اڑا کر اس کمرے میں مزے سے سو رہی ہیں اور اپنی نیندیں پوری کر رہی ہو، اسی سے پوچھ رہی ہو کہ کون؟ بہت دل نشین آواز میں بولا۔ دانیل کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اب تک کیوں جاگ رہے ہو؟ خود کو سنبھالتے وال کلاک کی جانب دیکھا جو 2 بجا رہی تھی۔ ہاں، یہ تو دکھ ہے کہ کیوں جاگ رہا ہوں، جبکہ جاگنے کا سامان تو میرے خالی کمرے میں پڑا ہے۔ اس کی زومنی بات اور لہجے پر دانیل کا اپنا چہرہ سرخ پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، صبح بات کرنا۔ لہجہ حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی گئی۔ نیند کیوں نہیں آئی؟ اس بار لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ ضرورت نہیں سمجھی،
सब बात हो गया था, फिर एक मेरे ना आने से क्या फ़र्क पड़ा? चादर पे टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें खींचती बोली, काश तनैन हसन तुम इतनी संग-दिल ना होती तो शायद तुम इस उद्दू के पट्टे की हालत का अंदाज़ा हो जाता। तुरस लहजे में कहता कॉल काट गया था। दानाइन ने हारे से मोबाइल को देखा और चंदा में इसके जुमले पर गौर करती रही। क्या कॉल करूं दोबारा? नाखून कुतरती खुद से मुखातिब हुई। दिल की धड़कनों में एक शोर सा बरपा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल की हालत को सख्ती से रद्द करती मोबाइल साइड पर डालकर सोने के लिए लेट गई। मगर अभी मुमकिन नहीं था कि दानाइन इंसान ये बात अच्छी तरह से जानती थी। वो हॉस्पिटल में खड़ी न जाने किस दिल से इस शख्स से मिलने के लिए चली आई थी, जबकि अभी खुद भी सही तरह सेहत याब ना हुई थी। सिर्फ एक नज़र उसे देखने, इसकी खैरियत मालूम करने, बालाज के हॉस्पिटलाइज होने और इसके होश में आने की खबर फारिया ने आज ही उसे दी थी। तब अंदाजा हुआ कि वो वाकई कितनी दूर हो गई थी इस शख्स से। लबों पर एक अफसरदा मुस्कुराहट बिखर गई, मगर अब एक झिझक का शिकार थी। जिस शख्स से हमेशा से अपनी दिल का एक खूबसूरत ताल्लुक रहा था, आज एक अजनबी बनकर कैसा लगता? नहीं, मगर वो तो अब भी इसी तमतराक के साथ इसके दिल में विराजमान था। भला जुल्फ़िकार दानैन हसन और अपनी ज़ात के ट्रायंगल में उलझी इसके कमरे के दरवाजे के पास आ रुकी। ये ऐसा ट्रायंगल था जिसमें दानैन हसन का कोना खुद ब खुद अपनी अहमियत इख्तियार कर गया था और इसकी जगह तो हमेशा के लिए बन गई थी। लेकिन सिर्फ अदन बशीर ही थी जो ख्वाह अपने कोने में से अलग करके बैठी थी, ये जानने के बावजूद कि अब जुल्फ़िकार कभी इसको इस कोने की तरफ निगाह नहीं उठाएगा। वो एक निगाह भी नहीं जो हमेशा उसे देख कर उठती थी। वो निगाह जिससे अदन बशीर मोम की तरफ पिघलने लगती थी। वो एक निगाह जिसके बदले अदन बशीर अपना सब कुछ त्याग सकती थी। मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। भला जुल्फ़िकार, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से आज़ाद किया। मैं नहीं जानती कि तुम्हें भूल भी पाऊंगी या नहीं। तुम्हारा इश्क मेरे दिल के कैद खानों से मुझे आज़ाद करेगा भी या नहीं। मगर अदन बशीर अब तुम्हारे रास्ते की दीवार कभी नहीं बनेगी। सिर्फ तुम ही कुर्बानी नहीं दे सकते बाला जुल्फ़िकार, मैं भी अपना सब आजमाऊंगी। फारिया से सच्चाई जानने के बाद वो बालात से किसी जवाब तलबी की मुतमन्नी न थी, जिससे इस दिलरुबा शख्स की नजरें इसके आगे हमेशा के लिए झुक जाती। अपनी नम आंखों को साफ करती कमरे में दाखिल हुई। वो आंखें बंद की नीम दराज था और उसे देखकर एकदम चौंक उठा। अदन बहुत आहिस्तगी से इसके लब हिले थे। इसकी बेहोशी के बाद उसे देखा था तो कितनी बदल गई थी। वो इन चंद दिनों में आसमानी शलवार कमीज पर हम रख दुपट्टा ओढ़े, आंखों में एक उदासी सी छाई हुई थी। बालाज को लगा कि जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। ऐसे क्यों हैरान हो रहे हो कि मैं मिलने नहीं आ सकती? हल्का सा हंसकर इसके बेड की सरहाने रखी कुर्सी पर आ बैठी, मगर वो खामोशी से बस इसे तकता चला गया। और कितना गिनती करोगी? तल्ख लहजे में कहता इसके सोगवार चेहरे को पढ़ने लगा। अदन ने तड़प कर उसे देखा। नहीं बालाज, खुदा गवाह मैं सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने दोस्त की आयादत के लिए आई हूँ। नम आंखों से उसे देखती हुई बोली, मैं इस काबिल नहीं हूँ अदन, मुझसे इतना नॉर्मल बिहेव करके और जलील ना करो प्लीज़। दुख से वो बोला, मैं तुम्हें कुछ ना दे सका और जो मेरी बीवी है उसे भी मुझसे किसी की अच्छाई की तवक्को नहीं। एक जहर मुस्कुराहट लबों पर आई थी। दानाइन के कल के रवैये ने उसे बहुत बदल कर दिया था। तुम पर मेरा कोई कर्ज नहीं है बालाज, और रही बात दानाइन हसन की, तो हर किसी को वक्त चाहिए होता है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। नम आंखों से मुस्कुराकर उसे देखा और इसका हाथ थपक दिया। मैंने शायद सही कहा था, एक तुम ही मेरी अक्लमंद दोस्त हो। मुस्कुराकर अपना कनौला हाथ लगा हाथ इसके हाथ पर रखा और उसी वक्त कमरे में दानाइन दाखिल हुई थी और ये मंजर देखकर इसका अगला सांस सीने में ही अटक गया था। बस एक लम्हा लगा था बालाज को इसके हाथ पर अपना हाथ हटाने में। अरे, मेरी अदन आई है। कमरे में दाखिल होती जवेरिया बेगम मुस्कुराती हुई इसकी जाने बढ़ी और माथा चूम दिया, जबकि दानैन हसन वही दरवाजे का हैंडल पकड़े खड़ी पत्थर की हो चुकी थी। बमुश्किल खुद को घसीटती सोफे तक वो लेकर आई थी। जी आंटी, बालाज की खैरियत मालूम करने आई थी। अब बस चलूंगी, बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है। हल्का सा मुस्कुरा कर वो बोली। इसका मुस्कुराता चेहरा देखकर जवेरिया बेगम के दिल में ढेर सारा इत्मीनान उतर गया। दानैन को इसी लम्हे अपनी मौजूदगी बहुत गैर ज़रूरी महसूस हुई थी। बालाज की नजरें इसी पर थी। रोज वाइट घुटनों तक आती फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे पर शकून का हमरक दुपट्टा ओढ़े ऊंची सी पोनीटेल बना खुद को एक सारे मंजर में लाताल्लुक जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना, वो शफकत से बोली। अल्लाह हाफिज।
دانائل اور بالاش پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر وہ باہر نکل گئی۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی تھی، اتنی گری پڑی نہ تھی جو اپنی ذات کو یوں بے مول کرتی۔ سارم کہہ رہا تھا تم ڈسچارج ہونے کی ضد کر رہے ہو؟ انہوں نے گھور کر بیٹے کو دیکھا جو اپنی بیوی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے میں مگن تھا۔ تو کب تک اس طرح پابندہ پڑا رہوں گا؟ ٹھیک بالکل، چڑھ کر بیٹھ کے سراہنے سے لگ کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا بالاج؟ اگر تم نے ابھی ڈیوٹی جوائن کرنے کی سوچا بھی نا تو مجھ سے بات مت کرنا۔ ٹفن سے اس کا لنچ نکال دی، وہ غصے سے بولے۔ اچھا گھر تو شفٹ ہو سکتا ہوں نا اپنے روم میں؟ ایک نظر سر جھکائے بیٹھی تانین کو دیکھا جو نہ جانے کس طرح خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی۔ تبھی سارم اور فاریہ روم میں داخل ہوئے تھے۔ فائز بھی ساتھ میں تھا۔